से सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास। और मैंने यहाँ पे फोटोशॉप ओपन किया है जस्ट टू क्लियर सम पॉइंट्स। आप लोगों को कुछ पॉइंट्स मैं समझाना चाहूँगा इस सॉफ्टवेयर के बारे में, और आफ्टर इफेक्ट जो है वो क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर है और हमारे किस तरीके से काम में आएगा, तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। राइट, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉइंट्स में सेट है, विच इज़ लाइक 10 चलिए ओके, नोट्स तैयार रखेंगे क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ की, है ना। तो जो भी मैं बताऊंगा आप लोग उसको लिखेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे ताकि आपको बाद में भी ये हेल्प करेगा। थोड़ा सा लाइंस में इंडेंट दे देते हैं, डिफरेंस दे देते हैं। प्रोबेबली फोटोशॉप में अभी लेट्स नॉट मिंगल दैट वन। हम यहाँ पे एक नया नोटपैड निकाल लेते हैं। ये नोटपैड भी आपको दे दूंगा तो आपको शॉर्टकट कीज वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। आफ्टर इफेक्ट्स शॉर्टकट कीज लिस्ट भी रहेगी और थ्योरी भी रहेगी। ठीक है, दोनों चीज़ों का नोटपैड भी रहेगा, ये भी जीमेल में हम ऐड कर देंगे। और इसको हम ऑफ कर देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड दैट। नो, या नाउ व्हाट इज आफ्टर इफेक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ये है क्या और ये कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है। राइट, बेसिकली इट्स अ सॉफ्टवेयर, लेकिन किस काम आता है और हमारी लाइन में ये क्या काम आएगा। तो इट्स अ कॉम्पोजिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये कॉम्पोजिटिंग का सॉफ्टवेयर है। अब कॉम्पोजिटिंग का मतलब क्या होता है और किस चीज़ के लिए ये यूज़ होगा। कॉम्पोजिटिंग का मतलब होता है, इंग्लिश टर्म में क्या मतलब होता है कॉम्पोजिटिंग का इंग्लिश में, व्हाट इज दैट टर्म। बोलते हैं ना व्हाट इज अ कॉम्पोजिशन सेंटेंस, सेंटेंस कॉम्पोजिशन कीजिए, इसमें कॉम्पोजिशन ऐड कीजिए। इसका क्या मतलब होता है, बताइए प्रज्ञा। करेक्ट, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को अगर आप आपस में कंबाइन करते हैं तो उसको कंपोजिशन बोलते हैं। इंग्लिश टर्म में ये लैंग्वेज के साथ बोला जाता है, यानी दो से ज़्यादा शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो कंपोजिशन वर्ड बनते हैं। यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट या हमारी फील्ड में दो से ज़्यादा वीडियोस हो सकते हैं, दो से ज़्यादा इमेजेस हो सकती हैं, ऑडियोज़ हो सकते हैं, और या फिर मिक्सअप हो सकता है। इमेज को वीडियो के साथ, वीडियो को ऑडियो के साथ, इन सब को आपस में कंपोज करना, जोड़ना, इसको बोलते हैं कंपोजिटिंग। ठीक है, अब ये कौन से हिस्से पे आता है। कौन से सेक्टर के अंदर ये आता है बेसिकली। राइट, अब इसका कौन सी फील्ड होती है। तो आफ्टर इफेक्ट जो है ये आपका पोस्ट प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। प्रज्ञा हमारे डीएफएम स्टूडेंट हैं तो ये समझते हैं कि भाई प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, ये तीन टाइप की पाइपलाइन होती है कोई भी काम की, डिजिटल वर्ल्ड हो, कोई भी वर्क कर रहे हो। पहला होगा प्री प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन। करेक्ट। अब प्री प्रोडक्शन में क्या होता है, प्लानिंग होता है। इस दौरान हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं। इस दौरान हम लोग आइडियाज़ जनरेट करते हैं, कोई भी चीज़ को रिटर्न फॉर्मेट में रखते हैं ताकि आगे प्रोडक्शन के वक्त में सोचना ना पड़े। तो सारी प्लानिंग प्री प्रोडक्शन में कर ली जाती है। ठीक है, आपका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के दौरान एक्चुअल क्रिएशन पे काम होता है। इन द सेंस जब हम लोग वीडियोस पे काम करते हैं तो वीडियोस का कंटेंट कहाँ से आएगा। प्रोबेबली हो सकता है आप जनरली स्टूडेंट लेवल पे काम करते हैं ना, तो आपको एज अ
इंटरनेट वो वीडियो निकालना पड़ता है, राइट। आप डायरेक्ट वीडियो वहाँ से निकालते हैं। बट हो सकता है जब आप एक शॉर्ट मूवी आर्टिस्ट बन जाएं, जो कि मूवीज़ बनाते हैं, या डायरेक्टर बन जाएं, या आगे आप इसको परस्यू करते हैं, तो या आप मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, राइट। तो उसमें अगर आप जाएंगे, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट जब बनेंगे, तो आपको कंटेंट जनरेट करना होगा। प्रज्ञा डिजिटल फिल्म मेकिंग है, तो उनका क्या लुकआउट होगा? उनका लुकआउट ये होगा कि उनको वीडियो चाहिए। अब वीडियो कैसे आएगा? कैमरा लेके जाएंगे बाहर और शूट करेंगे, है ना। एक्टर्स को खड़ा करेंगे, शूट किया जाएगा, स्टोरी बनाई जाएगी और उस पर पूरा काम होगा, राइट। तो वो जो वीडियो कंटेंट निकालने का पोर्शन होता है वो प्रोडक्शन में होता है। आप मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनेंगे तो आपका कहाँ जाएगा? कैरेक्टर बनाना है, जिसमें टेक्स्ट आएगा वो होल्डर बनाना है, 10 चीज़ें जो है, प्लस उसमें आप 10 चीज़ें सोचेंगे, बैकग्राउंड बनाएंगे, ये सारा कुछ कंटेंट जो है ये प्रोडक्शन लेवल पे आएगा। अब आ जाता है इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन सेक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन सेक्शन में क्या होता है? कंटेंट आपके पास है, वीडियो कंटेंट आपके पास है। अब इसके ऊपर में कॉम्पोजिटिंग करना है, किसके आधार पे? जो हमने आइडियाज़ जनरेट किए थे पोस्ट प्री प्रोडक्शन पे, उनके आधार पे, ठीक है। तो ये आइडियाज़ जनरेशन को, उनको ये जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है कलर चेंज करना हो सकता है वीडियो के अंदर हल्क को डालना है, या हो सकता है आपके मोशन ग्राफिक में जैसे वीडियो चल रहा है और आप 10 चीज़ें हवा में बनाते हुए दिखा रहे हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका पोस्ट प्रोडक्शन सेक्शन में आता है, ठीक है। तो इट्स अ पोस्ट प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर। इसकी साइज कम लग रही है कि बढ़ा दूं? ठीक है ना, फॉन्ट साइज क्लियर है? और आई शुड यूज एन 18 वाला, ठीक है। सो पोस्ट प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर है ये। तो कभी भी जॉब अब निकले और कभी आपको इंटरनेट पे आप सर्च कर रहे होंगे फील्ड्स एंड जॉब्स की, तो वहाँ पे ना ये नाम कई बार नहीं लिखा रहता, कई बार लिखा रहता है हमें पोस्ट प्रोडक्शन आर्टिस्ट की ज़रूरत है। तो दैट मीन्स कि उसके पास यही काम है, ठीक है। तो यू कैन एक्चुअली गो फॉर देयर और वहाँ सर्च कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन सा मेंशन है। तो फिर उससे पूछेंगे तो वो बताएगा आफ्टर इफेक्ट इज़ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंपनी आपकी एडोबी है। ये बताने का रीज़न क्या है, राइट? ये एक ऐसा रीज़न है जो बेसिकली ओवर द पीरियड जब आप एडोब के पैकेजेस में काम करेंगे तो समझ में आएगा। बेसिकली ये क्या है, एडोब की कंपनी बोलने का मतलब ये है कि इसमें जितने शॉर्टकट्स हैं, जितना इंटरफेस है, जितना वो है, हर एडोब के सॉफ्टवेयर में यही चीज़ होती है। तो अगर आपने फोटोशॉप कभी पहले देखा होगा या किया होगा, तो आपको यहाँ पे वो बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा। और अगर आपने इसको पहले कर लिया और बाद में फोटोशॉप में जाएंगे तो भी आपको कोई अंतर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का जो लुक है, जो इंटरफेस है, वो बिल्कुल सेम है, काम करने का तरीका भी सिमिलर है। तो एडोब के इसलिए यहाँ पे मेंशन मैंने किया कि एडोब कंपनी का नाम है, दैट मीन्स एडोब के सारे पैकेजेस में जब भी कोई एडोब का सॉफ्टवेयर आप यूज़ करोगे उसमें ये साइकी आपको मन में आएगी कि ये सॉफ्टवेयर वो है, ठीक है। सो यूज़ क्या है सॉफ्टवेयर का? बेसिकली ये वीडियोस कंपोजिटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब शॉर्टकट्स नीचे लिखते जाएंगे जो भी हमारे आते जाएंगे। सॉफ्टवेयर में जाने के लिए आपको आफ्टर इफेक्ट इंस्टॉल करना होगा। इट्स एडोब आफ्टर इफेक्ट 2019 हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्यों 2020 यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्रज्ञा बताइए, या 22, 21? सिस्टम सपोर्ट भी एक कारण है, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि मेरा सिस्टम जो है यहाँ पे इट्स लाइक 6 कोर के ऊपर का कोर है। हाँ, क्रिएटिव क्लाउड ऑलरेडी है सीसी 2019, यानी 2007 के बाद से क्रिएटिव क्लाउड सिस्टम आ गया था, यानी कि अब जितनी भी डिटेल्स थी वो सब वहाँ जा रही थी, तो उसको भी लोगों ने करना सीख लिया, है ना। तो अब हमारे पास जो एडोब आफ्टर इफेक्ट 2019 है, उसका रीज़न ये है कि हमारे पास 20, 21, 22 की रिपोर्ट अभी नहीं है। रिपोर्ट इन द सेंस, जब सॉफ्टवेयर 6 महीना साल भर हो जाता है तो उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होती है कि वो सॉफ्टवेयर एक्यूरेटली काम कर रहा है कि नहीं, इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, पता चल जाता है कि उसमें कुछ फॉल्ट है कहीं नहीं। अभी किसी को भी ये नहीं पता कि कब 20 आया, कब 21 आया, कब 22 आया। अभी 22 भी आ गया है,
लेकिन रिपोर्ट अच्छी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन 2019 स्टेबल वर्जन है, ये समझ में आ गया, इसलिए हम अभी इसको 2019 को यूज़ कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर्स में कोई अंतर नहीं है, 2019, 20, 21, 22 बिल्कुल सेम है, उनमें 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं किया गया। तो अब क्यों इतने सारे निकाले, एक क्वेश्चन नज़र आता है। रीज़न है कि पैचेस आते हैं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स में चलते वक्त में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो इस दौरान जो नए वर्जन निकलते हैं 20, 21, 22, इनमें कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छे से सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट कर सके, इसलिए ये निकलते हैं, ठीक है, तो इनको पैचेस बोलते हैं। तो 20, 21, 22 जो हैं वो पैचेस हैं। अभी 22 अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने लगेगा ना, तो फिर उसको एज अ सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाने लगेगा, ठीक है। 2019 वॉज स्टेबल, तो हम उस पर वर्क करेंगे। अब आफ्टर इफेक्ट शुरू होता है, तब सबसे पहले हमको क्या मिलता है, एक स्प्लैश स्क्रीन मिलती है। ये स्प्लैश स्क्रीन नहीं है, ये स्प्लैश स्क्रीन है, ठीक है। तो जब आप ऑन करोगे आफ्टर इफेक्ट, तो आपको ये स्प्लैश स्क्रीन मिलेगी। आपने कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा पहले, तो सबसे पहले ये स्क्रीन ओपन होती है, जहाँ पे आपने रिसेंटली जो काम किए हैं वही काम आपको दिखाई देंगे। ओके, लेट मी जस्ट check the link whether it is open or not. Probably हो सकता है कोई स्टूडेंट हमारा फिर से ज्वाइन कर रहा हो, हमने इसको ऑफ कर दिया था, या none was there, तो पॉज कर देते हैं इसको और वी आर रिकॉर्डिंग। करेक्ट। अब ये ऑप्शन क्या है, ये एक्चुअल में स्प्लैश स्क्रीन है, यानी आपने आखिरी में जो काम किए होंगे वो काम यहाँ बताएंगे। हमने रिसेंटली बहुत सारे वर्क किए हुए थे, हमने ये सिस्टम जो है इसमें से सारा डाटा निकाला हुआ है, तो अभी ये सिस्टम खाली है, तो रिसेंट की 2 क्लासेस बस इसमें दिखेंगी आपको, ठीक है। ओवर द टाइम आपकी क्लासेस भी होती जाएंगी, तो आपको यहाँ मिलता जाएगा ढेर सारा डाटा। ऑल राइट, सो अब यहाँ पे हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट है, ओपन प्रोजेक्ट है, ठीक है। न्यू टीम प्रोजेक्ट, ओपन टीम प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बिकॉज ये थोड़ा सा एडवांस में समझ में आएगा। सिंक सेटिंग जो है वो, अगर आप जो सेटिंग्स आपने प्रीवियसली की हुई है उसको अगर आपको क्या बोलते कहीं सेव करना है या यहाँ यूज़ करना है, उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमने कोई सेटिंग नहीं की हुई है, सो वी डोंट नीड एनीथिंग, हम लोग बिल्कुल फ्रेश शुरू करेंगे, ठीक है। अब इसमें वर्क शुरू करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, एक क्वेश्चन मैं प्रज्ञा से पूछूंगा, फोटोशॉप शुरू करने के लिए कौन से फॉर्मेट में आप शुरुआत करते हैं? नहीं, फोटोशॉप का फॉर्मेट क्या होता है? PSD, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSD? नो, प्रिंस रोशन वो तो भूल ही गया है। अरे उसके कान में लगा हुआ, सो ही कुड नॉट एबल टू लिसन टू अस। PSD, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। फोटोशॉप में कोई भी काम करना हो तो एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके डॉक्यूमेंट जब ओपन करेंगे ना, तो उसके अंदर पेजेस मिलते हैं जिसको हम लोग कैनवास बोलते हैं। यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में आपको प्रोजेक्ट पहले बनाना होता है, प्रोजेक्ट के बाद आपको आफ्टर इफेक्ट प्रोजेक्ट मिलता है जिस पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाना है, तो न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिंपली आपको केवल एक पैनल दिख रहा है और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो स्प्लैश स्क्रीन थी उसमें न्यू प्रोजेक्ट में यही हमको मिला। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी नाम है, जो भी चेंजेस हैं, वो आप बाद में कर सकते हैं, जितना आपको चेंज करना है वो आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। अब पैनलाइजिंग करते हैं इसको, तो आप लोग अगर नोटबुक लाए हैं तो एक डब्बा बना लीजिएगा इसी के साइज का, समझिए कि ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है। लेट मी जस्ट यूज अ पेंट, और मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट स्क्रीन करूँगा, यहाँ जाऊँगा, पुट कर दूँगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी नंबरिंग कर देते हैं, सो दैट आपको याद रहे कौन सी चीज़ क्या है। ये आप लोगों को नोट्स में इसलिए डलवा रहा हूँ कि हो सकता है कि आप नोट्स में इसको यूज़ करना चाहें, ठीक है। तो देखिए आफ्टर इफेक्ट में सबसे पहले आपको क्या मिलता है, यहाँ पे ये एक बार मिलता है, इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ,
राइट। ये जो बार है इसको क्या बोलते हैं? नो, राइट, माइंड माय गंदी राइटिंग, वो एक सो ये मेन्यू बार है, ठीक है। ये सब सॉफ्टवेयर में सेम होता है, आप जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे सब में आपको ये चीज मिलेगी, मेन्यू बार। इसमें क्या होते हैं? एज नेम मेन्यू होते हैं, लेकिन इसका एक पर्पस होता है। क्यों मेन्यूज वहां दिए गए? क्या पर्पस होता है प्रिंस? मेन्यू बार का पर्पस क्या होता है? एक लाइन में, मैंने प्रीवियसली कितने सॉफ्टवेयर लिए, इसमें सब में कुछ ना कुछ मेन्यू बार के बारे में बताया है। एग्जैक्टली, शॉर्टकट्स। शी ऑल्सो सेड समथिंग जो कि मैंने पिछली प्रीवियसली बताया, विच इज सही है। मेन ये है कि ग्लैडली यू रिमेंबर ऑल दैट, ओके। सो मेन्यू बार को अगर हम शुद्ध हिंदी में एक लाइन में अगर इसको बोलें तो ये वो बार होता है जहां पे जितना आप ये सब देख रहे हैं ना बीच के अंदर, यहां पे अगर कुछ भी छूटता है उसका समूचे चीज यहां मिलेगा। यानी सॉफ्टवेयर जो जो आपको दे सकता है, वट एवर द सॉफ्टवेयर कुड ऑफर यू विल बी ओवर हियर, ठीक है। वो सारा डाटा यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो अगर यहाँ से कुछ कट जाता है, छूट जाता है, गायब हो जाता है, कुछ भी होता है, प्लगइन इंस्टॉल नहीं होती, कुछ भी होता है, वो सब इधर मिलेगी, ठीक है। तो ये इसका यूज है मेन्यू बार का। चाहे तो नोट्स में हम लोग इसको दे सकते हैं। सो विल गो फॉर लाइक मेन्यू बार, it holds all the properties offered by the software, correct। इसमें सब चीज मिलेगी आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये वाला पैनल, ठीक है। यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज हैं, एक एक प्रॉपर्टीज को जानने की अभी जरूरत नहीं क्योंकि काम के दौरान आपको ये पता चल जाएगी। नाउ सेकंड, एक छोटा सा बार आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट। इसके बाद एक छोटा सा नीचे बार दिख रहा है, ये बार क्या होता है? टूल बार, करेक्ट है। इसमें और भी चीज है, एक्चुअली ये मिक्स ऑप्शन बार है। क्या कलर चेंज नहीं होता क्या? आई डोंट नो, प्रोबेबली हाँ, यहाँ से प्राइमरी कलर वाला सिस्टम है ना, मैं पेंट नहीं जानता हूँ सो मैं उससे दूर ही रहता हूँ, बस मैं इसमें ड्राइंग जरूर करता था। सो इट्स अ मिक्स टूल बार, राइट। अब मिक्स टूल बार क्यों और क्या? बेसिकली प्रीवियसली जो हम लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर्स देखे हुए हैं, आपने फोटोशॉप किया हुआ है, बट आप जो भी ग्राफिक डिजाइनिंग, इवन ये भी जो ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें आप टूल बार्स तो देख रहे हैं, यहाँ पे टूल्स मिल रहे हैं आपको, आप इन पे वर्क कर सकते हो। इसमें उसके साथ साथ इनकी रेस्पेक्टिव सेटिंग्स भी आपको यहीं मिल जाती है। आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स में क्या होता है, आप टूल बार सेलेक्ट करते हैं, वो किसी और बार में या किसी और पैनल में आपको उसकी सेटिंग देता है। जैसे फोटोशॉप होता था, एक टूल सेलेक्ट कीजिए, किसी और पैनल में उसकी सेटिंग्स देता है। यहाँ पे भी आप कुछ सेलेक्ट करेंगे, प्रोबेबली उसकी सेटिंग्स कहीं और देगा, है ना। लेकिन जो हमारा आफ्टर इफेक्ट है उसमें एक ही बार में सब कुछ होता है। इट्स क्वाइट अ स्मार्ट सॉफ्टवेयर। तो जितने टूल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उन सब की सेटिंग भी यहाँ इस एम्प्टी एरिया पे दिखाएगा, ठीक है। ये पूरा यही मिलेगा। तो ये मिक्स टूल बार है, यू विल गेट टू नो हाउ टू यूज दैट, सो नो इश्यूज। अदर देन दैट यहाँ पे कुछ आपको छोटे छोटे एक्स्ट्रा पैनल्स मिलेंगे। ये एक्चुअल में आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपके इस पूरे सेटअप को चेंज करने के लिए हो सकता है। जब आप केबल क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप फिर दूसरे टाइप के जितने ऑप्शंस हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हो सकता है पेंट में काम करना हो तो पेंट के लिए, मिनिमल यानी कि आपका छोटे से छोटा जितना हो सके कम से कम पैनल ओपन किए जाएं, वो इन सबको पैनल्स बोलते हैं। ये भी एक पैनल है, 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 एंड सो इज दिस पैनल, ठीक है। सब पैनल्स हैं, अलग अलग सारे पैनल्स हैं। ये पूरा एक ही है, नहीं नहीं एक ही है। ये पूरा एक कंबाइंड पैनल है जिसमें अलग अलग टैब्स हैं, ठीक है।
सो यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे एक छोटे से दो एरो दिख रहे होंगे, ये आपका सेट करता है कि ये पैनल की पोजीशन कहाँ होगी और कौन से काम के लिए कौन सी पोजीशन चाहिए, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको जनरली वर्क स्पेस बोलते हैं। वर्क स्पेस सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाती है। तो ये पूरा आपका बार जो है ये मिक्स ऑप्शन बार है। यहाँ पे ऑप्शंस भी मिलेंगे, टूल भी मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको वर्क स्पेस भी मिलेगा। ठीक है, तो इट्स अ मिक्स option bar which holds tools, options, related tools, यानी टूल्स से रिगार्डिंग जो सेटिंग्स होती है वो वहां मिलेंगी, और वर्क स्पेस ऑप्शंस। ठीक है, ये भी यहां पे आपको मिलेगा। अदर देन दैट अब हम लोग आ जाते हैं पैनल्स की ओर। ऑलमोस्ट 5 पैनल्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 पैनल्स होते हैं। There are basically 5 panels. पहला पैनल होता है प्रोजेक्ट पैनल। दिस इज योर प्रोजेक्ट पैनल। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे नेमिंग दे दूँ तो इस इमेज को भी मैं आपके साथ जोड़ दूंगा वहाँ पे। ठीक है, I'll take a blue one and this is your project panel। ठीक है, this is number 1 so that you can understood। नंबर 2 एंड आई विल टेल यू उसका मतलब और काम क्या होता है। प्रोजेक्ट पैनल बेसिकली ये वो पैनल होता है जहां पे सारी फाइल जाएगी, यानी कि जो भी वीडियो, जो भी इमेज, जो भी ऑडियो, जो भी फाइल आप यूज कर रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, जो भी कुछ है सब का सब समूचा इधर जाएगा, एक ही जगह होता है। राइट, वहाँ पे लेयर्स होती है ना, यहाँ पे लेयर्स अलग जगह होती है। यहाँ पे कंटेंट अलग जगह स्टोर होता है, उसमें से आप निकाल के यूज करते हैं। काइंड ऑफ लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वो पोटली सिस्टम होता है जिसमें सारा सामान रखा होता है, लेकिन ज़रूरत के वक्त में आप केवल ज़रूरत की चीज़ निकालते हैं। सेम चीज़ ये भी वही है प्रोजेक्ट पैनल। प्रोजेक्ट पैनल के अंदर वो सारी चीज़ आएगी जो प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है, लेकिन कब कहाँ कौन सा चीज़ का यूज़ करना है वो आप दूसरे पैनल पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको मिल रहा है कॉम्पोजिशन पैनल। ये साइड वाला जो है वो कॉम्पोजिशन पैनल मिलता है। यहाँ पे आपके पास कॉम्पोजिशन भी लिखा हुआ है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, न्यू कॉम्पोजिशन एंड न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज। आफ्टर इफेक्ट इज अ कॉम्पोजिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट बनता है, इससे क्या सेटिंग मिलती है, पूरा पैनल सेटिंग मिलती है। लेकिन जब कोई काम शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको कॉम्पोजिशन बनाना होता है। विदाउट कॉम्पोजिशन आप नहीं बना सकते, कोई भी काम नहीं बना सकते। ये कॉम्पोजिशन क्या करता है, लेट्स सी। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, न्यू कॉम्पोजिशन और न्यू कॉम्पोजिशन फ्रॉम फुटेज। ठीक है, न्यू कॉम्पोजिशन पे अभी हम लोग काम करेंगे, इसको थोड़े समय के लिए इग्नोर करेंगे। न्यू कॉम्पोजिशन में मैं क्लिक करता हूँ। काम शुरू करने के लिए क्या किया मैंने, प्रोजेक्ट बनाया, न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक कर दिया। अब मुझे क्या मिला, कॉम्पोजिशन सेटिंग्स। करेक्ट। अब कॉम्पोजिशन सेटिंग्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि अब मैं यहाँ सेट कर सकता हूँ मेरा वीडियो का साइज क्या होगा, फ्रेम क्या होगा, आइटम क्या क्या डलेगा, और कितने सेकंड का वीडियो चलेगा, कितने सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे डालूंगा। तो सबसे पहले मुझे मिलता है कॉम्पोजिशन नेम। तो यहाँ पे हम नाम रख देते हैं AE001। ठीक है, और ये क्योंकि हमारा 3 बजे का बैच है तो हम लोग इसका 3 PM या ऐसे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप नीचे देखो, यहाँ पे जो भी नाम आप डालोगे वो आपका फाइल का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जैसा आप चाहते हैं कि अंडरस्टूड हो जाए वैसा आप डालिए। बेसिक, एडवांस और 3D रेंडर, ये 3 टैब मिलते हैं इसके अंदर। ठीक है, बेसिक, एडवांस्ड एंड 3D रेंडर। एडवांस एंड 3D रेंडर आप अभी छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि 3D रेंडर तब काम आएगा जब हम लोग एडवांस लेयर्स को यूज कर रहे होंगे और किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल को इधर लेके आएंगे। फिलहाल अभी हम उतने कॉम्प्लेक्स वर्क में नहीं जा रहे हैं। एडवांस
तब यूज होगा जब हमारे पास 360 कैमरा होगा, यानी हम ऐसा वीडियो जो कि एक साथ पूरा 360 एरिया यूज कर रहा हो उसके ऊपर में काम करना हो, तब के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो अभी फिलहाल हम उसके लिए भी नहीं जा रहे हैं। तो ये दो टॉपिक आप अभी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेट इट बी। आपकी जरूरत की चीज होगी बेसिक, ठीक है। कॉम्पोजिशन नेम या फाइल का नाम दिया, बेसिक में आ गए, यहाँ पे जनरल सेटिंग्स पूरी मिलेगी। प्रीसेट्स में आपको आपका फ्रेम का साइज मिलेगा, यानी वीडियो का जो साइज है वो आपको कहाँ से कौन सा सेट करना है। जैसे जनरली ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है, A4 साइज लिया जाता है ताकि आप कोई पोस्टर साइज बना रहे हो, A3 साइज ले लेते हैं लीफलेट के लिए, A5 साइज ले लेते हैं पम्पलेट्स के लिए, है ना, A8 A5 ऐसे करके साइज ले लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो पम्पलेट्स बनाना है, आपको बिजनेस कार्ड बनाने हैं, आपको पोस्टर बनाने हैं, तो इनके लिए एक स्पेशल डायमेंशन होता है, करेक्ट। यहाँ पे भी प्रीसेट्स में वही डायमेंशन मिलते हैं, यानी कि पढ़ने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन को समझने का तरीका बहुत आसान है। कैसे समझेंगे, NTSC और DV। NTSC का मतलब क्या होता है, इट्स अ करेक्ट, इट्स अ इंडियन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी भारत और ईस्ट देश जो हैं हमारे, चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, है ना, ये जितने भी देश हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नीचे जाते हैं, तो जो ईस्ट एशियन देश हैं वो सब NTSC फॉर्मेट में काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये वीडियो को खींचने की टेक्नोलॉजी होती है। बेसिकली जब वीडियो को कैमरा से खींचा जाता है तो एक पिक्सल में इमेज को कैसे स्टोर करना है, वो टेक्नोलॉजी NTSC फॉर्मेट की होती है हमारे यहाँ के जो कैमराज होते हैं उनमें। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, NTSC में काम करते हैं। जहां पे भी DV लिखा हो दैट मीन्स डेफिनेशन वीडियो, ये चाहें तो आप लोग लिख सकते हो, NTSC इंडियन फॉर्मेट, DV डेफिनेशन वीडियो, है ना, NTSC। ठीक है, ताकि आपको याद रहे ये NTSC वाला फंडा, ठीक है। DV इज लाइक डेफिनेशन वीडियो। अब बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन वाइड स्क्रीन। इसका मतलब ये हो जाता है कि आप 1920 के साइज में, फुल HD के साइज में काम कर रहे हैं। डेफिनेशन वीडियो यानी 720 के साइज में। आपने YouTube यूज़ किया होगा, उसमें 320p, 480p, फिर 720p एंड देन 1080p। ये जो आप रेजोल्यूशन देखते हैं ये एक्चुअली साइज ऑफ फ्रेम होता है और डिटेलिंग की साइज होती है, ठीक है। उसके विषय में हम लोग जानेंगे। रेजोल्यूशन दो टाइप की होती है, एक होता है साइज, साइज ऑफ योर स्क्रीन, ये रेजोल्यूशन होता है, और एक और रेजोल्यूशन होता है जो किसको डिनोट करता है, क्लैरिटी को, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, जितना ज़्यादा पिक्सल की क्वांटिटी स्क्रीन के अंदर होगी उतना क्लियर वीडियो होगा या उतना क्लियर डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। तो वो क्लैरिटी तब बढ़ती है जब आप 1080 पे काम कर रहे हैं। जैसे 720 की क्लैरिटी जो होगी वो 1080 से कम ही होगी, ठीक है। तो वो हमें आगे यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ऑल दैट। अब देखो यहाँ पे NTSC DV लिखा हुआ है, वाइड स्क्रीन है, 23.976 यहाँ पे एक और वैल्यू निकलती है। पहली वैल्यू हमेशा टेक्नोलॉजी की वैल्यू होगी, दूसरी वैल्यू हमेशा क्या होगा, वीडियो का साइज होगा, और तीसरा जो होगा 23.976 ये उसका फ्रेम रेट होगा। फ्रेम रेट, फ्रेम रेट का मतलब क्या होता है, नहीं, क्योंकि आपने 2D पे काम किया है सो आप उसको नहीं समझ पाएंगे। फ्रेम रेट का मतलब होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ वीडियो पे काम कर रहे हैं, वीडियो क्या होता है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस। वीडियो एक्चुअल में इमेजेस का कलेक्शन होता है। आप जनरली क्या कर रहे हैं, इमेजेस को 30 सेकेंड प्रति सेकेंड में 30 इमेज आपको दिखाई जा रही है, ठीक है। ये जो स्पीड होती है इसको बोला जाता है फ्रेम रेट, ठीक है। तो वीडियो कितना तेज चलेगा कितना स्लो होगा वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिख रहा है 23.976 यानी कि ये 23 FPS पे काम करेगा, ठीक है। तो जब भी कोई वीडियो आप इसके अंदर डालेंगे
तो वीडियो 23 FPS पे है, तो आप चेंजेस करते समय आपको 23 फ्रेम पे 1 सेकेंड मिलेगा। 30 कर देंगे तो 30 फ्रेम पे आपको 1 सेकेंड की वैल्यू मिलेगी। ये तब काम आता है जब एडिटिंग कर रहे होते हैं, तो इसमें एडिटिंग भी करेंगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ऑल दैट। ठीक है, अब यहाँ पे समझ आ गया पहला टेक्नोलॉजी, दूसरा वीडियो का साइज और तीसरा फ्रेम रेट। अब ये पूरे वैसे ही हैं, इनमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, इनमें कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे पाल आ जाता है, एनटीएससी के पूरे सेम चीज है, पाल आ गया। पूरे पाल जो हैं क्या हुए, ये पूरे यूरोपियन स्टैंडर्ड हुए। ठीक है, यानी यूरोप में के कैमरे से खींचे हुए वीडियोस। अब उनमें और हम में अंतर क्या है, जो हम लोग ने अलग टेक्नोलॉजी हमारे पास है और उनके पास अलग क्या है? नहीं, हमारे 2 नहीं है। 1 पॉइंट जो उनका जो पिक्सल है वो 1 यूनिट का होता है, और हमारा 0.9, हमारा छोटा होता है। उनके हमारा पिक्सल जो है उसका साइज जो है वो उनके पिक्सल के साइज से छोटा होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जब हम पाल की वीडियो खींचेंगे और हमारे यहाँ लाके उसको प्ले करेंगे हमारी टीवी पे, तो वो हो जाएगी स्ट्रेच। जो वीडियो का जो एक्चुअल साइज है वो खिंच जाएगा एक डायरेक्शन पे, तो हमें या तो वीडियो बहुत चौड़ा नजर आएगा या बहुत लंबा नजर आएगा ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, तो ये दोनों टेक्नोलॉजी अलग अलग कैमराज में होती हैं। यूरोपियन में पाल में खींचा जाता है, इसलिए उन लोग पाल में काम करते हैं। इंडिया में हमारे पास एनटीएससी में खींची जाती है, इसलिए हम लोग एनटीएससी में काम करते हैं। ये हो सकता है कि आपके पास बाहर का काम आए यूरोप साइड का, तो आप खुद समझ जाएंगे जब आप अपने वीडियो में कोई अपने आफ्टर इफेक्ट में ओपन करेंगे और एनटीएससी में ओपन करेंगे, और जब इमेज एकदम स्ट्रेच हो जाएगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम पाल और एनटीएससी के कारण हो रही है। तो आप सीधा सोर्स में जाके कंपोजिशन में जाके पाल सेटिंग ले लीजिए, वो अपने आप फिक्स होके आ जाएगा वीडियो। ठीक है, नाउ यहाँ पे फ्रेम रेट वैसा ही काम करेगा पाल। यहाँ पे D1 DV जो दिख रहा है आपको डेफिनेशन वीडियो, या D1 भी एक प्रोडक्ट जो होता है उसका साइज होता है, तो ये साइज सेम ही है D1/DV। अगर कहीं आपको D1 मिलता है, क्योंकि यूरोपियन कैमराज में D1 भी फॉर्मेट लेते हैं, तो वो दोनों काम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक स्क्वायर पिक्सल्स भी दिख रहा है। हम लोग इस बारे में एक चीज़ जान लें, स्क्वायर पिक्सल यानी कि पाल में और एनटीएससी में क्या था, 1 का रेशियो था पाल का, एनटीएससी का 0.9 का था। स्क्वायर पिक्सल यानी दोनों तरफ बराबर साइज का पिक्सल होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हाइट में 0.9 है तो विड्थ में भी 0.9 ही होगा, तो वो स्क्वायर पिक्सल का बन जाएगा। वैसे अगर आप काम करना चाहें, जनरली डिजिटल वर्ल्ड में जब काम करते हैं ना इंटरनेट के वीडियोस में, तो हम लोग स्क्वायर पिक्सल रखते हैं। जब इंटरनेट वगैरह से कोई वीडियो लिए जाते हैं, रॉ कैमराज से लिए नहीं जाते। रॉ कैमराज के वीडियोस जो हैं वो नॉर्मली प्ले भी नहीं होते हैं जब तक ये सेटिंग्स नहीं डाली जाती। ठीक है, तो वो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, धीरे धीरे सब क्लियर होता जाएगा। अभी इतना समझें कि टेक्नोलॉजी क्या थी, कैसे इसको समझ रहे हैं। यहाँ पे नीचे देखो आप HD, HDV, DVC, HDTV। ठीक है, HDV हाई डेफिनेशन वीडियो, ठीक है, HDTV हाई डेफिनेशन टेलीविजन, HDTV 720 29.0। 720 मतलब यहाँ पहले टेक्नोलॉजी बता दिया, HDV टेक्नोलॉजी 720 बताया, दैट मीन्स साइज हो गया वीडियो का, और 29.97 फ्रेम रेट हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे HDV दिख रहा है, राइट? तो ये नॉर्मली सब जगह ये फॉर्मेट होता है, तो चाहे तो आप लिख लीजिएगा इसका आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन फॉर्मेट। तो क्या होता है, तो ये इसी बेस पे होगा, पहले टेक्नोलॉजी आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसका साइज, और फिर उसके बाद क्या आएगा, फ्रेम रेट। ठीक है, अब यहाँ देखो हाई डेफिनेशन वीडियो 1080, दैट मीन्स हाई डेफिनेशन वीडियो हुआ, यानी कि 1080 के ऊपर। 1080 मतलब 1920 बाय 1080 का रेजोल्यूशन, कंप्लीट रेजोल्यूशन मिलता है फुल। तो वो 30 FPS में देखना है तो 20.97 वाला आएगा, 29.97।
1080 25 फ्रेम रेट का लेना है तो इसको लेंगे, ठीक है। डीवीसी प्रो डेफिनेशन वीडियो प्रो कैमरा का है, डेफिनेशन वीडियो कैमरा प्रो, ये इसका फुल फॉर्म है डीवीसी का। तो ये जनरली क्या है, ये डीवीसी प्रो कैम आता है जो यहाँ लगा के लोग ऐसे घूमते रहते हैं, यूट्यूब में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये उसकी सेटिंग्स है, ठीक है। एच डी टी वी यानी कि जो टेलीविज़न वीडियो आते हैं उनके लिए। अब नीचे जो टेलीविज़न दैट मीन्स स्क्रीन, ठीक है, इसमें इसके साइज़ का होगा, जो आपकी स्क्रीन है यहाँ पे उसके साइज़ का। UHD 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 फुल फॉर्म क्या हुआ, अल्ट्रा HD, दैट मीन्स अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वीडियो। पहले टेक्नोलॉजी बताया 4K रेजोल्यूशन, है ना, और फिर इसके बाद फ्रेम रेट। 4K रेजोल्यूशन इज लाइक कंप्लीट पिक्सल, 4000 पिक्सल का साइज होगा, ठीक है। और 8K तक का भी है टेक्नोलॉजी, राइट। Xenon हाफ, Xenon फुल, फिल्म 2K, फिल्म 4K, ये कैमरास मूवी कैमरास होते हैं। तो ये कैमरास जो हैं जनरली क्या होता है, यू विल गेट टू नो दैट इन सिनेमाटोग्राफी, जब आपका सिनेमाटोग्राफी शुरू होगा उसमें भी ये टेक्नोलॉजी के बारे में डेप्थ में बताया जाएगा। बट आप ये समझिए इनको, आप दोनों ही, कि जब भी नॉर्मल जो कैमराज हम लोग खींचते हैं उनका टेक्नोलॉजी अलग होता है इमेज कैप्चर करने का, फिल्म कैमराज की टेक्नोलॉजी अलग होती है। फिल्म कैमराज में रोटेटरी शटर डला होता है जो कि हर समय चालू बंद होता रहता है, बिल्कुल माइन्यूट समय सेकेंड में, इसलिए वो रेगुलर वीडियोस की इमेजेस लेता रहता है, राइट। जबकि हम लोग एक बार क्लिक करेंगे, ऐसा 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 करते जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, गैप में इमेजेस आएंगे, बट उसमें वो गैप ना हो इसके कारण से वो हर घड़ी उसका शटर बंद चालू बंद चालू बंद चालू होता रहता है, ठीक है। वो ISO स्पीड से डिसाइड होता है, तो सिनेमाटोग्राफी में डेप्थ में बताया जाएगा। आप इसको समझें कि ये वो कैमरास का साइज़ है जो कि मूवी कैमरास होते हैं। इनमें एक खास चीज़ होती है, ये HDRI कैमरास होते हैं, हाई डायनेमिक रेंज इमेज, यानी ये वो कैमरास होते हैं जिनके अंदर हर एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे आप अभी कैमरा से फ़ोटो खींचोगे, फोटोशॉप में ले जाओगे या किसी ऐसे सॉफ्टवेयर में ले जाओगे जहाँ फ़ोटोज़ में चेंज कर सकते हैं, हो सकता है कि ये जो लाइट है ना ये इतनी ब्राइट दिख रही है कि इसको आप कम ना कर पाओ, क्योंकि बहुत वाइट हो जाएगा या बहुत ब्लैक हो जाएगा ना तो डिजिटल वर्ल्ड पे काम नहीं कर सकते, है ना। लेकिन HDRI कैमरा से आप लोगे ना तो उस तक का पिक्सल का भी रेंज आपको दे देगा वो, कि आप उसमें कलर्स चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो ये थी ओवरऑल प्रीसेट टेक्नोलॉजी। समझना का तरीका बहुत ही सिंपल है, पहले टेक्नोलॉजी, फिर साइज और फिर फ्रेम रेट, ठीक है। नाउ यहाँ बात करते हैं, देखो विड्थ और हाइट जो भी हमने सेलेक्ट किया उसका विड्थ और हाइट यहाँ हम मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 1280 विड्थ होगी, पिक्सल पे है ये, और ये 720 पिक्सल पे है। यहाँ पे लॉक एक्सपेक्ट रेशियो 6:9 1.78 जो दिख रहा है, ठीक है, ये एक्चुअल में आपके एक पिक्सल का साइज बता रहा है, ठीक है। तो ये जो 1.78 साइज दिया है उस साइज में ये पिक्सल कैप्चर हो रहा है। ये एक्चुअली 16:9 यूनिट मानी जाती है। ये और डेप्थ में जब जाएंगे ना तो समझ में आता है कि एक पिक्सल के अंदर छोटी छोटी लाइट्स होती हैं, तो 16 लाइट बाय 9 लाइट ऐसी अरेंज की जाती है कि ऊपर में अगर एक लाइट भी बढ़ाओगे तो इधर पे ऊपर में अगर बढ़ानी होगी ना तो एक लाइट भी बढ़ानी होगी तो 16 लाइट बढ़ानी होगी, और फिर यहाँ 9 लाइट और बढ़ेंगी, तब कहीं जाके वो ऐसा ग्रिड बनता है एक पिक्सल के अंदर, तो डिटेल वैसे आती है। तो कह रहा कि ये नहीं, इसको बंद भी कर सकते हो, ऑलरेडी बनाया है, इसके अकॉर्डिंग सेट होता है, सबके अलग अलग रेशियोज आएंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ कॉमन रेशियोज हो सकता है कुछ अलग रेशियो हो, ठीक है। इसको वैसे जनरली चालू रखो ताकि आपका पिक्सल में कोई इशू ना हो, ताकि क्या होता है नहीं तो दूसरी डिवाइसेस में ले जाके आप उसको डालोगे तो क्या होगा, वो चेंजेस आ सकते हैं, हो सकता है दूसरे डिवाइस में ये वाला सेटिंग काम ना करे। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, यहाँ पे हमने स्क्वायर पिक्सल्स दिया हुआ है, यानी कि डिजिटल वाला मैंने बताया था ना सब जगह बराबर रहना चाहिए। तो जैसे यहाँ 16:9 पे रखा हुआ है उसने, यानी कि वही अरेंजमेंट जो है वो 16:9 की होगी, तो ऊपर एक भी हुआ तो 17 नहीं हो सकता, वो सीधा 32 जाएगा। और 9 में अगर आपको 10th पिक्सल की ज़रूरत पड़ेगी तो 10th नहीं होगा, सीधा 18 हो जाएगा, तो वो स्क्वायर बनाएगा, फिर स्क्वायर पिक्सल बनाएगा पूरे का, ठीक है।
तो वैसे ही ये यहाँ पे आपको वैल्यू भी मिल जाती है। देखो NTSC 0.91, NTSC वाइड स्क्रीन का क्या होगा 1.21 साइज का होगा, पाल क्या होगा 1.09 का बेसिक है, वाइड स्क्रीन 1.46 का, DVC प्रो का 1.33 का होता है, DVC प्रो HD का 1.5 का, और एनामॉर्फिक कैमरा का 2.1, यानी कि 2:1 रेशियो पे काम करता है और 2 है। अब ये एनामॉर्फिक कैमरा क्या होता है, फोटोशॉप में भी था ये एनामॉर्फिक कैमरा। एक्चुअल में ये एक लेंस है, एनामॉर्फिक लेंस बोलते हैं। जब आप कैमरा में इसको लगाओगे ना तो आप छोटी, यानी हमारा रेंज ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मुझे ये हिस्सा भी, मेरी आंखों के द्वारा ये हिस्सा मैं नहीं देख सकता, लेकिन एक हल्की इमेजरी बन रही है और मुझे चाहिए कि मुझे ये हिस्सा भी दिखाना है और मेरे पास जगह बहुत कम है, तो जब शॉर्ट डिस्टेंस होती है और वाइड एरिया कैप्चर करना होता है तो एनामॉर्फिक लेंस लगता है। वो क्या करता है, छोटे से एरिया में आपको भी कैप्चर करेगा और आपके आसपास की वाइड एरिया की जो रेंज होती है वो पूरी कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो इसको ये काम होता है एनामॉर्फिक कैमरा का। ठीक, तो ये छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना ज़रूरी होता है। जब आप आगे काम करेंगे तो आपको हो सकता है कि एनामॉर्फिक वर्ल्ड में काम करने को दिया जाए, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे एनामॉर्फिक लगाएंगे। ये सब डिटेल्स आपको आपका क्लाइंट या आपका जो कैमरामैन होता है ना वो ये बता देता है कि भाई एनामॉर्फिक यूज़ कर रहा हूँ, ये यूज़ कर रहा हूँ, वो सब पता चलता है। फ्रेम रेट यहाँ पे 25 है तो इसको हम 25 ही रखते हैं। वैसे मैं इसको कभी भी बढ़ा सकता हूँ अपनी मर्जी से, जितने साइज़ का भी रखूँगा कोई बात, आप कभी भी ये सारी चेंजेस चेंज कर सकते हो। ठीक है, फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है 25 फ्रेम पर सेकेंड यहाँ पे दिया है। प्रीसेट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, राइट, ऑल ऑफ देम आर हियर। रेजोल्यूशन क्वार्टर, फुल, हाफ, थर्ड, क्वार्टर, कस्टम। ठीक है, ये जो रेजोल्यूशन है इससे आउटपुट क्वालिटी या वीडियो जब यहाँ से बाहर निकालेंगे उसमें कोई असर नहीं पड़ता। ये केवल आपके काम करने के लिए दिया गया ऑप्शन है। होता क्या है, अगर आपके कंप्यूटर में ज़्यादा रैम नहीं है लेकिन आफ्टर इफेक्ट चलाने जितनी रैम है आपके पास, और आपको लग रहा है कि मुझे मेरे वीडियो को हर बार फुल क्वालिटी में देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसमें जो भी चेंजेस हैं वो, या एडिटिंग का जैसे मान लो काम हो रहा है, अब एडिटिंग में क्या होता है वीडियोस को शॉर्ट भर करना है, तो वीडियो की कटिंग जो करना है उस कटिंग के लिए मुझे वीडियो की क्वालिटी देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे बस इतना हिस्सा दिख जाए कि वीडियो में कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। जिस पोर्शन पे मैं सेलेक्ट करूँगा उस पोर्शन को सेलेक्ट करके उतने एरिया को काट दूंगा। ठीक है, तो वो चीज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे क्वार्टर वर्ल्ड दिया गया है, यानी कि क्वार्टर में क्या होगा, मेरा जो लुक होगा या जो मेरा यहाँ पे वीडियो दिखाई देगा मुझे, वो वीडियो की क्वालिटी बहुत कम दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन वो फाइनल आउटपुट पे असर नहीं करेगी। ठीक है, दैट्स वाई ये पूरे रेजोल्यूशन दिए गए हैं। फुल में रखेंगे तो वीडियो एकदम कंप्लीट हाई क्वालिटी में नज़र आएगा, एकदम फाइनल वीडियो जैसा नज़र आएगा, लेकिन रैम ज़्यादा खाएगा। रैम अगर आपके पास कम है तो इसको क्वार्टर में रखिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 320x180 के हिसाब से दिखाएगा, वो बता भी रहा है कि उसकी कितने रेजोल्यूशन पे वो वीडियो को दिखाएगा। करेक्ट, अब यहाँ पे 225 KB पर 8 BPC फ्रेम, ये आपके रैम को खाने की स्पीड बता रहा है, वो कितनी स्पीड से कितना KB खाएगा। ठीक है, और रैम क्या है, भरती है खाली होती जाती है, भरती है खाली होती जाती है, तो अगर इसमें रखेंगे तो लंबे समय तक काम कर पाएंगे। फुल रखेंगे 3 MB के हिसाब से रैम खाना शुरू करेगा पर सेकेंड या पर फ्रेम के हिसाब से समझ लो आप, है ना। तो अगर रैम आपकी 8 GB के नीचे है तो आप समझिए कितनी जल्दी ये ख़त्म कर देगा आपको, कितने पर सेकेंड भी मान लीजिए तो 3000 बोलना चाहिए 1000 में कितने 3 MB आएंगे 1 GB के अंदर, 1000 लगभग मान लीजिए, 1000 MB का एक वो होता है, एक्चुअली 1024 होता है, लेकिन हम इसको अगर 1000 का मान के चले कि 1000 MB का 1 GB होता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 MB है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए कितने टाइम्स, है ना। इट कुड भी, चलिए देख ही लेते हैं, एक छोटा सा हमारा इंटरेस्ट भी आ जाएगा। भाई 1000 डिवाइडेड बाय 3, है ना, यू विल गेट
333 बार आएगा वो, यानी 333 सेकेंड्स आपको मिलेंगे काम करने के लिए। अब 333 सेकेंड्स में कितने मिनट होते हैं, डिवाइडेड बाय 60, है ना। अगर आपके पास रैम 1 GB की है तो आप 5 ही मिनट फुल काम कर पाएंगे, फिर आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसको पूरा खाली करेगा। ठीक है, ऐसे कैलकुलेशन समझना होता है। अब रैम जो है वो कितनी देर में ख़त्म हो रही है, कितनी देर में फिर भर रही है, फिर ख़त्म हो रही है, ये डिपेंड करता है आपके रैम के वर्जन पे। DDR1, DDR2, DDR3, 4, 5, अभी 5 चल रहा है, इसलिए 5 जो है वो बहुत जल्दी भर के कम होती है। ये टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा उसमें कैपेसिटर लगे होते हैं उसके मुकाबले। कैपेसिटर तो सुने होंगे, क्या करता है कैपेसिटर, एक छोटा सा वो रहता है, डब्बा रहता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भरती है और खाली होती जाती है। रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी देंगे ना तो ख़त्म हो जाएगा, कोई भी सर्किट ख़राब हो जाएगा। तो क्या करते हैं, छोटा सा डब्बा लगा देते हैं कैपेसिटर का, वो भरता है, जैसे ही फुल होता है तो वो यहाँ से कट करता है, यहाँ खाली करता है, फिर ओपन कर देता है, फिर भरो फिर करो। तो एक रुक रुक के जो करंट आता है ना, जिसको AC करंट बोलते हैं, वो इसी कारण आता है। ठीक है, खैर दैट इज़ नॉट अवर थिंग, ये केवल इस चीज़ को समझने के लिए कि आपका रैम कभी ज़्यादा ना खाए। तो आप क्या करो, इसको क्वार्टर में सेट कर दो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। यहाँ पे क्या मिला आपको, स्टार्ट टाइम कोड और ड्यूरेशन, वीडियो कहाँ से शुरू करना है और वीडियो का टोटल साइज कितना होगा वो यहाँ से बताया जाएगा। ठीक है, और इसका फॉर्मेट क्या होगा, 0, 00, 30, 00 जो यहाँ पे दिख रहा है, एक्चुअली में सारा कुछ 0000 भी रहेगा। अगर 00000 कैसे समझेंगे, दिस इज आवर, पहला वाला हमेशा घंटे का रहेगा, दूसरा मिनट, तीसरा सेकेंड्स और चौथा नैनो सेकेंड्स। व्हाट डू यू थिंक, नैनो सेकेंड और माइक्रो सेकेंड, नैनो, आपका आफ्टर इफेक्ट हुआ है, नैनो सेकेंड होता है, क्या होता है, देखो घंटा है, मिनट है, सेकेंड है, मिनी सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, क्या हो सकता वो, और नन ऑफ द अबव नहीं, ओके। यहां हमने फ्रेम रेट दिया है, इसको फ्रेम बोलते हैं। जब ये 25 होगा ना, यहाँ 25 लिखा है, जब ये 25 होगा तब यहाँ पे 1 आएगा, राइट। इसलिए उसको सेकेंड टाइम कोड में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यही चीज हम बार बार बदल सकते हैं। सेकेंड के बाद इन जनरल जो है वो नैनो सेकेंड आएगा, क्योंकि वो 10वां हिस्सा, 1 सेकेंड का 10वें हिस्से को नैनो सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली, लेकिन यहाँ पे हम लोग नैनो सेकेंड पे डील नहीं करते, यहाँ हमें किस पे डील करना है, फ्रेम पे डील करना है। ठीक है, तो मैंने 10 सेकेंड यहाँ पे डाला है। ठीक है, यानी मेरे वीडियो का साइज 10 सेकेंड का होगा, जो भी हम बनाएंगे वो 10 सेकेंड का होगा। यहाँ नीचे पे मुझे क्या मिल रहा है, बैकग्राउंड कलर मिल रहा है। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर मेरे वीडियो के पीछे के कलर को बता रहा है। अगर मैं वीडियो में कोई ऑब्जेक्ट नहीं डालूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर का आएगा, ब्लू कर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर का आएगा। ठीक है, दैट्स अप टू माय चॉइस। अब इसको ओके करते हैं, देखिए क्या होगा। ये सेटिंग पूरी क्लियर हो गई, आई थिंक इसको दोबारा जानने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसको ओके करेंगे एंड यू विल गेट दिस। क्या हुआ, कॉम्पोजिशन जो बटनें थी वो रिप्लेस हो गई किस चीज में, अब आपके पास एक वीडियो का साइज फ्रेम आ गया है, करेक्ट। अब आपके पास प्रोजेक्ट में गौर कीजिए, प्रोजेक्ट में क्या मिला आपको, कॉम्पोजिशन, जिसका नाम मैंने चेंज किया था वो यहीं पे मिल रहा है। ये आइकॉन्स याद रखिएगा, क्योंकि ये आइकॉन्स ही बदलाव लाते हैं या समझने में मदद करेंगे। हो सकता है कोई किसी और प्रोडक्ट को आप देखना चाहते हो सकता है आप लोग सब आपस में काम कर रहे हो और आपकी फाइल आपने ओपन की, या इनकी फाइल आपने ओपन की, या इनकी फाइल आपने ओपन की, तो आपको समझ में कैसे आएगा कि कौन सी चीज़ क्या है। ये छोटे छोटे आइकॉन्स जो हैं वो यही बताते हैं। ये जो छोटा आइकॉन है ये कॉम्पोजिशन का आइकॉन है। ठीक है, यहाँ जो टाइप लिखा हुआ है ना, इट्स अ कॉम्पोजिशन टाइप। दैट मीन्स कि इसमें सेटिंग्स होगी, सारी की सारी सेटिंग्स मिलेंगी। इसको चेंज करना है ना दोबारा, जैसे हम लोगों ने जो चेंजेस लाई थी, इसमें चेंजेस करना है तो राइट क्लिक कीजिए, कॉम्पोजिशन सेटिंग्स में क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे सेटिंग्स मिलेगी, करेक्ट।
कुछ नहीं, राइट क्लिक, कॉम्पोजिशन सेटिंग्स, बाकी नीचे का सब छोड़ दीजिए, अभी कोई लेना देना नहीं, केवल कॉम्पोजिशन सेटिंग्स एंड यू विल गेट ऑल दैट। जो हमने चेंजेस की थी आप तुरंत बाद में भी बदलाव कर सकते हो। अब यहाँ पे नीचे जितनी भी चीज़ें हैं इग्नोर करिए, हमारे काम में धीरे धीरे जैसे ही बढ़ती जाएंगी हम लोग इसको ऐड करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पे देखो आपको दो पैनल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये पैनल लेयर पैनल कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा तुषन कि सॉफ्टवेयर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये फोटोशॉप ग्राफिक के जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर एक्चुअल में लेयर टाइप सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें लेयर वाइज काम होता है। नीचे वाली लेयर का ग्राफिक नीचे रहेगा, ऊपर वाली लेयर का ग्राफिक सामने नजर आता है ना। तो ऐसे लेयर वाइज काम होता है। वैसे ही यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में लेयर वाइज ही काम होता है। तो वीडियोस नीचे होंगे तो यहाँ कॉम्पोजिशन में पीछे नजर आएंगे, और जो वीडियोस आगे होंगे वो कॉम्पोजिशन में आगे नजर आएंगे। जस्ट फॉर एन इंस्टेंट हम लोग एक ऐड करते हैं इसमें एक नई लेयर ऐड करने के लिए लेयर पैनल पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए, और यहाँ पे जितनी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये सब लेयर्स हैं अलग अलग टाइप की। सब लेयर्स का यूज अलग अलग ही होगा, ठीक है। तो जिसका जैसा जब आपने को जरूरत पड़ेगी तब वैस टाइप की लेयर लेनी होती है, अदरवाइज इसका बाकी चीजों में यूज नहीं रहेगा। सॉलिड यहाँ पे एक लेयर मैं ले रहा हूँ सॉलिड, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो नोट्स में लिख सकते हैं लेयर टाइप्स, एंड देयर आर अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 टाइप की लेयर्स होती हैं जिनमें से हम सॉलिड ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा आप चाहो तो लिख सकते हो। अब यहाँ देखो सॉलिड जैसे ही मैंने ओपन किया, ठीक है, सो यू विल गेट व्हाट, आपको एक डायलॉग बॉक्स मिला। यहाँ पे क्या मिला है, नाम, तो पहले नाम लिख देते हैं, इट्स अ सॉलिड 01। अपनी लेयर का नाम लिख देते हैं कि जिस लेयर को हम शुरू करना चाहते हैं। विड्थ और हाइट ये इसी साइज को ले लेगा। गुड मॉर्निंग। तो ये इसी साइज को ले लेगा, ठीक है। लॉक एक्सपेक्ट रेशियो ऑन करना है नहीं करना वो हमारे ऊपर है। यूनिट्स पिक्सल, इंचेस, मिलीमीटर्स एंड परसेंट ऑफ कॉम्पोजिशन, ठीक है। यानी कि जो आप ये यूज कर रहे हैं ये किस वे में यूज करना चाहते हैं, ये आप 50-50 कर दीजिए और परसेंट ऑफ कॉम्पोजिशन कर दीजिए। दैट मीन्स जो कॉम्पोजिशन का साइज है उसका आधे साइज का वो निकालेगा, ठीक है। अगर आप इसको 100% कर देंगे तो फुल साइज का निकालेगा लेयर, ठीक है। तो वो लेयर की चेंजेस आप अपनी मर्जी से दे सकते हो। इंच में समझ में आता है तो इंच कीजिए, मिलीमीटर्स में समझ में आता है मिलीमीटर्स कीजिए, परसेंटेज में काम कर सकते हैं परसेंटेज कीजिए, नहीं तो पिक्सल तो है ही आपका। 50% कर देंगे अगर आधे ही हिस्से पे काम करना है उस लेयर के। यहाँ पे पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो स्क्वायर है, डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 100% ऑफ कॉम 100% ऑफ कॉम, वही सिस्टम यहाँ पे भी दिया हुआ है। 6 रेशियो भी वही दिखाया। मेक कॉम साइज डायरेक्ट बटन दबाएंगे तो वो अपने आप इसको फिक्स कर देगा। अभी वो कोई चेंजेस नज़र नहीं आएगी, बाय डिफॉल्ट वो वही चीज़ करता है। यहाँ मेन काम है, सॉलिड होता क्या है, सॉलिड लेयर एक्चुअली में एक मैट लेयर होती है। मैट लेयर का मतलब जब भी वीडियोस में काम करते हैं हर एक वीडियो एक मैट कहलाता है, ठीक है। तो ये जो मैट होती है ये होता क्या है, रियल वर्ल्ड में मैट को बोला जाता है पर्दा, है ना। दीवार पे हमने कोई पर्दा लगा दिया तो इट्स अ मैट, ग्रीन कलर का लगाया तो ग्रीन मैट, रेड कलर का लगाया तो रेड मैट। हम लोग इसको इस तरीके से जनरली समझते हैं कि इट्स अ मैट। तो यहाँ पे भी ये जो मैट हम लगा रहे हैं डायरेक्ट, ये किस कलर की हो, तो सॉलिड लेयर जो होती है वो आपको एक कलर की मैट दे देता है, ठीक है। तो हो सकता है जनरली आप कोई मोशन ग्राफिक वीडियो बना रहे हो या क्रोमा या यूट्यूबर वालों के लिए पीछे का बैकग्राउंड में आपको इमेज लगाने को नहीं मिल रहा है, तो आप उसको एक सिंपल एक कलर में पीछे का बैकग्राउंड दे सकते हो। जनरली जो किड्स वाले जो वीडियोस होते हैं उनमें पीछे बैकग्राउंड में क्या होता है, एक कलर की मैट होती है। तो कोई भी एक कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कलर ऑप्शन है, क्लिक कीजिए, ये ऑप्शन आता है, ठीक है। ये कलर रेंज कितनी है, करेक्ट।
जो कलर आप यहाँ देख रहे हैं इसमें रेड ग्रीन ब्लू करके कलर सिस्टम है। इस पे हम लोग और थोड़ा सा और डेप्थ में आगे बात करेंगे, सो दैट क्वेश्चन को भी समझ में आ जाएगा कि इसमें कलर्स कैसे चूज करते हैं। बट यहाँ पे देखिए रेड ग्रीन ब्लू RGB दे रहा है। HSB, H मतलब क्या होता है, ह्यू, S मतलब सैचुरेशन, B मतलब ब्राइटनेस, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू। अब ह्यू का मतलब क्या होता है, ह्यू है, ये जो कलर्स आपको दिख रहे हैं ये ह्यू कलर्स है। ह्यू कलर मतलब होता है एक्चुअल कलर, यानी कि रेड, ना लाइट रेड ना डार्क रेड, रेड। ग्रीन ना लाइट ग्रीन ना डार्क ग्रीन, केवल ग्रीन। तो ये जो शब्द होता है ग्रीन एज अ कलर, ट्रू वैल्यू जो कलर की होती है वो ह्यू होता है, ठीक है। और ये कैसे काम करता है, ये चक्के में काम करता है, कलर व्हील में, ठीक है। हम लोग इसका कलर थ्योरी करेंगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ऑल दैट। बेसिकली यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे कलर चेंज कर सकते हो। सिंपली आपको ये बार पे स्क्रब करना है, क्लिक करके स्क्रब करना है, ठीक है। इसमें कोई भी हिस्से पे स्क्रब किया और यहाँ पे सेट कर दिया, छोड़े, कलर यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स यही कलर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा साइन कलर लेते हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं। ओके किया, यहाँ पे आ गया, ओके कीजिए। अब लेयर अपने आप फिल हो जाएगी, किस चीज से, सॉलिड लेयर से, ठीक है। अब आप देखो यहाँ लेयर 1 है और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, टाइमलाइन के अंदर भी एक लेयर आ गई। ये क्या बता रहा है, टाइमलाइन पैनल, ये टाइमलाइन पैनल है, ये लेयर पैनल हुआ, ये टाइमलाइन पैनल है। टाइमलाइन पैनल के अंदर क्या होता है, इट हैज टाइमलाइन, यानी कि ये यहाँ पे आपको टाइम पता चलेगा कितने टाइम तक का आपका वीडियो है और कहाँ पे कौन से हिस्से पे आप बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है। ये कैसे होगा, यहाँ देखो आपके पास टाइमलाइन पैनल में 2 ही 3 चीजें देखने लायक होती है। एक तो पहली चीज ऊपर का ये बार, जहाँ पे क्या लिखा होता है, टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 6 7 8 9 10, 10 सेकेंड का वीडियो बनाए थे, है ना, 10 सेकेंड का आ गया। नीचे क्या मिला, लेयर मिल गई। ऊपर में एक ब्लू कलर का मार्कर है, ये मार्कर को बोलते हैं टाइमलाइन मार्कर। इसका मतलब ये आपको एक्चुअल टाइम लाइन पे कौन सी पोजीशन पे जाना है वो इसी से पता चलती है। तो आप इसको अगर 3 सेकेंड पे रख देंगे, दैट मीन्स आप 3 सेकेंड पे चेंजेस कर सकते हो। अगर आप इसको 2 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे रखोगे और बोलोगे मैं चौथे सेकेंड पे चेंजेस कर रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चेंज करने के लिए इसको ले जाके 4 पे रखना होगा, तभी जाके आप बदलाव इस पे कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें एक और ऑप्शन मिलता है विच इज योर, ये छोटा सा जूमर। ये एक्चुअल में स्लाइडर है जो कि जूम करने के लिए होता है टाइमलाइन को, एग्जैक्टली यानी छोटे से छोटा फ्रेम देखना है, इसको बढ़ा दीजिए तो देखिए 1 सेकेंड के बीच में 3 है ना, ये 3 सेकेंड है। अगर इसको कंफर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे टाइम भी दिखता है, एक आगे बढ़ाऊंगा तो 301, यानी 3 की एक फ्रेम पे हूँ मैं, है ना। और ऐसे ही बढ़ाते जाऊंगा आगे तो यहाँ पे देखो 4 के पहले 24, 324, और जैसे ही यहाँ पे 4 कर दूंगा यानी 25 फ्रेम का 1 सेकेंड हो रहा है, करेक्ट। हाँ, 25th फ्रेम हमारा 4 है, यानी इसके अंदर पे कितने फ्रेम्स आ रहे हैं, 24, और जो 25th है वो एग्जैक्टली 4th है हमारा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इसके लिए शॉर्टकट भी है, ऑल्ट दबा के अगर आप माउस व्हील को, माउस का जो चक्का होता है व्हील को अगर आप आगे या पीछे स्क्रॉल करेंगे ऑल्ट दबा के, तो आपकी टाइमलाइन जो है वो जूम इन जूम आउट होगी, ठीक है। इस पैनल को, ये शॉर्टकट्स हैं, सो लेट्स टाइप ऑन दिस वन। थोड़े से मैं शॉर्टकट्स भी डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जूम इन आउट टाइमलाइन क्या होगा, माउस, मिडिल माउस बटन बोलते हैं ना इसको, मिडिल माउस बटन प्लस ऑल्ट, करेक्ट, सॉल्ट नहीं ऑल्ट ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट नंबर 1 है, समझिए।
अब थोड़ा सा इसमें वर्क करने के तरीके को देखते हैं। तो देखिए ये जो कॉम्पोजिशन पैनल है, इस पर मिडिल माउस बटन दबाएंगे तो हाथ का आइकॉन बन जाएगा, और आप मूव कराएंगे तो आपका जो कॉम्पोजिशन पैनल है वो मूव हो सकता है। मिडिल माउस बटन दबाया है और सिंपल इसको मूव कर रहे हैं। कर्सर मेरा कहाँ है? यहाँ। ब्लू कलर की लाइन से पता चलता है कि हम कौन से पैनल पे काम कर रहे हैं, तो यानी कि ये हाईलाइटेड पैनल है और यहाँ पे मैं मूव कराता हूँ। तो इस पूरे मोशन को क्या बोलते हैं? पैनिंग। पैनिंग पैनिंग करने के लिए क्या करना होगा? करेक्ट। MMB यानी मिडिल माउस बटन दबाना होगा और उसको कंपोजिशन विंडो पे आप हवर कीजिए तो वो पैनिंग हो जाएगा। करेक्ट। इसको भी जूम आउट जूम इन करने के लिए केवल माउस व्हील यूज करेंगे, जूम इन जूम आउट हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है, केवल माउस व्हील को आगे पीछे करना है तो वो मूव करेगा। ठीक है। अब आगे हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लेयर आ गई। ये दो पैनल हैं और ये दोनों एक ही जैसे साथ क्यों रखे गए हैं? करेक्ट करेक्ट। हाँ, ये सेपरेट नहीं हुआ, एक साथ क्यों? एक पैनल, दो अलग अलग पैनल हैं लेकिन फिर भी एक साथ क्यों है? रीज़न इसका ये है क्योंकि लेयर पैनल और टाइमलाइन पैनल को एक साथ काम करना ज़रूरी है, क्योंकि लेयर पैनल में पता चलता है कि लेयर कौन सी वाली पे काम कर रहे हैं, और टाइमलाइन पैनल पे आपको ये पता चलता है कि आप कौन से सेकंड पे काम कर रहे हैं। तो ये दोनों अगर साथ में नहीं होंगे, अगर इनको अलग अलग भी कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे पैनल अलग कर दूं तो ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात हो जाएगी, फिर भी बता देता हूँ। अगर इनको अलग अलग कर दूंगा ना तो रैम अलग अलग रखनी पड़ेगी, इसके लिए अलग स्पेस रहेगी, इसके लिए अलग स्पेस रहेगी, दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग स्पेस होगी। तो मान लो अगर आपका रैम थोड़ा सा कम बैठिए, अगर रैम थोड़ी सी हैवी हो गई आपकी तो क्या हो जाएगा? तो ये हो सकता है ये काम कर रहा होगा, ये वाला काम करना बंद कर जाएगा, या होगा ये काम कर रहा होगा तो ये काम। तो इसके बजाय क्या किया उन्होंने? एक ही कर दिया पूरे को, बोला हर चीज़ के लिए एक ही यूज़ कर लो, भले ही थोड़ा एक बार में हैवी स्पेस ले लेगा लेकिन चलेगा। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यही हिस्सा खींचता है, बराबर। अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे वैल्यूज़ हमने 3 पे रखी हुई है। ठीक है। हमारे पास सॉलिड है, अब ये सॉलिड है। अब कुछ चीज़ें लेयर्स के साथ, ये स्वास्तिक हैं, ये भी आपके साथ पढ़ेंगे, ये तोशन है, प्रज्ञा को आप जानते ही हो। ठीक है। ये तीनों जन आपके साथ अभी ये हो रहा है, शुरू हो रहा है ये वाला बैच, तो आप लोग तीनों ही जन रहेंगे, और एक नीतीश है तो प्रोबेबली वो ऑफलाइन आए तो ऑफलाइन ले लेंगे और नहीं तो ऑनलाइन, इट्स अप टू हिम। सो सॉलिड जो है ये बेसिकली वो लेयर है जो मैट प्रोवाइड करती है। ठीक है। थोड़ा सा ही है हमारा, लेट्स कवर दिस अप, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट शुरू किया था हमने, तो लेट्स कवर दैट अप। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, मान लो एक और लेयर चाहिए और डिफरेंट कलर की। ठीक है। तो हम इसी लेयर को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। इसको डुप्लीकेट करने के लिए या क्लोन करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट डी नहीं, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट डी से दूसरा चीज होता है, सो आई टेल यू, कंट्रोल डी दबाएंगे तो वो क्या होगा? डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है। अब डुप्लीकेट हुई लेकिन कलर दोनों का सेम है, देखेंगे पता कैसे चलेगा? अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करूंगा, फिर भी एक और चीज बता दूं, ये जो पॉइंट हैं ये क्या है प्रज्ञा? इनको क्या बोला जाता है? नो आइडिया, नो आइडिया। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो। ये याद रखिए, आपके सारे ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स में सब जगह पे ये चीज आपके मिलती है। लेयर जब सेलेक्ट करते हैं ना तो केज बनता है, केज बनता है, ये जो केज है ना ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो कहलाता है। ठीक है। तो इसको, इसमें 3 प्रॉपर्टी कर सकते हो, इसको घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो और इसको मूव कर सकते हो। ठीक है।
स्केल कर सकते हो, खींच सकते हो, लार्ज कर सकते हो, आपको क्या बोलते हैं, इसको मूव करा सकते हो और रोटेट करा सकते हो। ये तीन चीज़ें ये देता है। कैसे? क्लिक करके ड्रैग करोगे ना आप, तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पीछे वाले का भी कलर वही है। पीछे वाले को सेलेक्ट करके ऐसे रख देता हूँ, आप समझ आएगा, है ना। तो इसको अलग कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके पास मूव कर रहा है, रोटेशन यहाँ पे नहीं मिलता, इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट लिखेंगे V टू मूव द लेयर, बराबर लेयर को मूव करने के लिए V, W रोटेट द लेयर। ठीक है, रोटेशन देने के लिए लेयर को W दबाने की जरूरत होती है। आप W दबाएंगे, आइकॉन ऐसा चेंज हो जाएगा। कीबोर्ड से W दबाइए, आइकॉन इस तरीके का चेंज होगा। दैट मीन्स अब आप रोटेट कर सकते हो अपनी लेयर को। कुछ नहीं है, क्लिक करके बस रोटेट करना है। V दबाओगे तो वापस से सिलेक्शन में आ जाओगे। यही चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिलती हैं। आपके टूल बार में सिलेक्शन टूल है, V इसका शॉर्टकट है, मूव कर सकते हैं, और हैंड टूल है। हैंड टूल किसके लिए? पैनिंग के लिए, जो कि हम लोग मिडिल माउस बटन से भी कर रहे थे। जूम इन जूम आउट के लिए डायरेक्ट ऑल्ट दबाएंगे तो नेगेटिव जूम, ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो नेगेटिव होगा, और ऑल्ट छोड़ के क्लिक करेंगे तो पॉजिटिव होगा। करेक्ट। जूम इन जूम आउट, रोटेट, लेयर को रोटेट कराने के लिए। कंट्रोल प्लस माइनस से भी होता है, क्योंकि ये फोटोशॉप के सारे टूल्स यूज करता है। मैंने बताया ना, एडोब का है तो वहाँ के शॉर्टकट यहाँ पे चलेंगे, यहाँ के शॉर्टकट वहाँ पे भी इक्वली चलेंगे। करेक्ट। नाउ अब इसको हम ऐसा रख देते हैं, लेट्स जस्ट से, अब हमें नज़र नहीं आ रहा कि हो सकता है कि एक का कलर जो है वो चेंज है ना। तो हमें किसी एक का कलर चेंज करना है। हाउ टू चेंज दैट? आपको लेयर सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल शिफ्ट वाई, सॉलिड सेटिंग फिर से आ जाएगी। लेयर को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट वाई दबाइए, लेयर्स की सेटिंग आ गई। कलर चेंज कर दीजिए, आई डोंट नो, येलो। करेक्ट। इस ये आफ्टर इफेक्ट कंप्लीट, और इसको हम न्यू कर देते हैं। डन। अब क्या हुआ, हमारे पास वो लेयर का कलर चेंज हो गया, और अब हमें वो कलर्स डिफरेंस में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है हमें बैकग्राउंड जो है वो किसी और तरीके से बनाना हो, सब टू अस। करेक्ट। मल्टी कलर में बनाना हो, है कि नहीं, तो जैसे भी बनाना चाहें हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे कलर्स के लिए तो कंट्रोल शिफ्ट वाई है। मान लीजिए अगर इनकी आपको कीबोर्ड शॉर्टकट याद नहीं रहा, तो कहाँ से ढूंढेंगे कलर को? नहीं, ये जो कलर आपको दिख रहे हैं ना, सोर्स नेम, ये एक्चुअल में लेयर के कलर्स नहीं है। ये उसने एक बाय डिफॉल्ट एक अलग से आइडेंटिटी कलर दे देता है। ठीक है, तो इसको वो मत समझिएगा कि लेयर के, क्योंकि ये सॉलिड मैट है, इसलिए सॉलिड मैट का कलर इसने उठाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी सेटिंग्स निकालनी है। बाय डिफॉल्ट एक और लेयर ओपन हुई थी, ये वाली, है ना। इसका बता दूं, जब भी किसी लेयर पे आप डबल क्लिक करते हैं तो उसके अंदर का कंटेंट देखना हो तो वो यहाँ दिखता है। अब क्यों देखना हो, कई बार क्या होता है, कॉम्पोजिशन भरा हुआ रहता है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं इसके अंदर, और आप चाहते हैं कि जो वीडियो आपने वहाँ डाला है जिसमें सारे इफेक्ट्स एक साथ इम्प्लाइड हैं, उन इफेक्ट्स को हटा के अगर आपको वीडियो को केवल देखना है कि रॉ वीडियो में है क्या, भाई मैं देखूं तो सही, तो वो चीज़ देखने के लिए आप उस वीडियो पे डबल क्लिक करते हैं। जब डबल क्लिक करते हैं तो वो वीडियो साइड में ओपन हो जाता है, जिसको लेयर पैनल बोलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल फुटेज लेयर सिस्टम होता है, जिसमें आप इसमें कोई भी बदलाव आप करेंगे वो इधर पे कुछ नहीं होगा ना। यहाँ पे आप बदलाव नहीं भी कर सकते, आप केवल वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे स्क्रबिंग होता है, यहाँ पे वीडियो देखा जा सकता है। ठीक है, इसका एडवांस में काम आता है। एडवांस पोर्शन पे जब हम लोग जाएंगे ना, तब इसमें काम आएगा। ठीक है, अभी के लिए केवल ये इस काम आता है कि आपको अगर कोई वीडियो के अंदर क्या है वो देखना है, तो आप इधर पे डबल क्लिक करेंगे लेयर पे,
और वो यहाँ ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग कॉम्पोजिशन पे हैं। ठीक है, अब हम लोग लेट्स जस्ट से मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे इसको हम फिक्स करते हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए है कि वो तीन प्रॉपर्टीज जो मैं मूव करा रहा था, रोटेट करा रहा था, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज के बारे में अभी देखते हैं। बट बिफोर दैट वन मोर थिंग आई हैड टू एक्सप्लेन इज दिस पैनल। ये वाला जो लास्ट पैनल है ये एक्चुअल में इफेक्ट पैनल है, हेंस आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट नाम ही इसलिए है क्योंकि वहाँ पे अलग से एक इफेक्ट पैनल है। ये इफेक्ट पैनल बहुत वास्ट है, यानी कि विजुअल इफेक्ट के जितने काम होते हैं मूवीज़ में वो सब यहीं से होते हैं। ठीक है, इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये जितने ऑप्शंस आप, हाँ एक्स्ट्रा थर्ड डेफिनेटली ये आफ्टर इफेक्ट के बनाए हुए जो आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं वो चीज़ है इधर, लेकिन आप इसमें थाउजेंड्स ऑफ अदर प्लगइन्स डाल सकते हैं जो कि बाहर किसी ने आफ्टर इफेक्ट के लिए बनाई हो, तो आप अपनी मर्जी से भी उनको ऐड कर सकते हो। प्लगइन इंस्टॉलेशन ऑप्शन देता है, थर्ड पार्टी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट इतने सारे हैं। ठीक है, तो बेसिक लेवल पे जब हम लोग काम करते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, अगर हम लोग 3D में काम कर रहे हैं, मैच मूव के काम कर रहे हैं जो कि एडवांस फॉर्म ऑफ VFX होता है, जब उन चीज़ों को ले रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेंगे प्लगइन्स। छोटे कौन सा ट्रिपल आर में जैसे देखे हो आपने, है ना, ट्रिपल आर के कुछ इफेक्ट्स आप खुद यहाँ पे नॉर्मली भी बना सकते हो। इतना नहीं है आफ्टर इफेक्ट में कि हम बेसिक में ना बना पाए। कुछ हैं जो जैसे वो शेर वाला जो देखे थे ट्रिपल आर का सीन, देखे थे ट्रिपल आर, देखे देखे हमने, जो पीछे अंकिता ने देखा है, प्रज्ञा ने नहीं देखा है, एंड आपने तो देखा ही होगा। ओके, इसमें एक सीन है, शेर वाला सीन है, अगर आप चाहें तो मूवी देखिएगा डाउनलोड करके, फर्जी मतलब उसमें मिल जाएगी शायद। ठीक है, अब तो ले आना चाहिए ना भाई आपको, अब तो दीजिए भाई बिल्कुल, अब फ़ोन से मैं ट्रांसफ़र करता रहूँ रहने दो। हाँ, यूट्यूब में वो सीन आ जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पर मैं इसको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं अगर इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यूट्यूब में डालूंगा तो कॉपीराइट कंटेंट पड़ जाएगा। हम लोग पिछली बार 2-3 रेड स्ट्राइक खा चुके हैं इसलिए हम लोग नहीं, हम अब वो ट्राई ही नहीं करते। ठीक है, मैंने सिनेमाटोग्राफी क्लासेस में कुछ मूवीज का एग्जांपल लेके समझाया था कि ये सिचुएशन है, वो मूवीज ने मार दी उसमें राइट रेड फ्लैग, उसमें भी पकड़ता है। ये एआई है ना इसके अंदर, यूट्यूब के अंदर एक एआई है। यूट्यूब करता है, यूट्यूब केवल क्लिप पकड़ के वहां दिखा देता है उनको कि आपका क्लिप कहीं यूज हो रहा है। अब उनके पास क्या होता है, वो वहाँ कोई व्यक्ति तो बैठा नहीं होता, उन्होंने देखा एक बार में, फेमस मूवीज हैं यार, उनके जो लोग होंगे जो वीडियोस में डाल रहे होंगे, कितने लोग होंगे, तो उनके पास क्या होता है, उनके पास भी एक खुद का एआई रहता है, वो सिंपली बस ऑन कर देते कि अच्छा रेड फ्लैग्स मारो सबको रेड फ्लैग्स एक साथ। अब हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि भाई बच्चे सीखें कि आपने कौन सी चीज़ में कितना अच्छा काम किया, तो वो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि वो वाली चीज़ अगर हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डालते हैं ना तो उसमें फ्लैग पड़ जाता है। सिंसिटी वगैरह का मैंने किया हुआ था कि देखो यहाँ पे कितना अच्छा काम किया है, उसकी बुराइयाँ भी की हुई थी, कहाँ गलत किया है कहाँ है, तो रेड फ्लैग मार दिया। दोनों वीडियोस में मेरे सिंसिटी के रेड फ्लैग डला हुआ है, सिनेमाटोग्राफी के दोनों वीडियोस में रेड फ्लैग डला हुआ है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, प्राइवेट में भी, प्राइवेट में क्लासेस तो प्राइवेट ही हो रही हैं, तो हम प्राइवेट में भी सेल आउट कर रहे हैं तो भी हम, क्योंकि साउंड में मॉड्यूलेट करके डाला जाता है, बहुत हल्का। ये एक्चुअली पकड़ता कहाँ से मालूम, मूवी का ओरिजिनल साउंड जो होता है ना वो उससे पकड़ता है। इनके पास अभी इतना स्ट्रॉन्ग एआई नहीं आया है कि वो वीडियोस की इमेजेस वीडियोस से पकड़ सके, तो वो वहाँ नहीं पकड़ते। वो क्या है, साउंड की फाइल जो है ना वो जल्दी सर्च हो जाती है, तो वो उसको पकड़ते हैं। अगर हल्का सा आप साउंड में, अभी आप देखना जो मूवीज फुल मूवीज मिल रही है ना यूट्यूब के अंदर, वो इसीलिए मिल रही है क्योंकि उसमें क्या है, हल्का सा वॉइस में चेंज कर दिया है, साउंड चेंज किया है, तो ट्रैक नहीं कर पाते। साउंड में थोड़ा चेंज कर दो तो इन लोग भी दिमागदार है ना। ठीक है हाँ, नहीं मेरे को मिल गई
प्रॉपर देखने लायक, मतलब घर में जाके एक व्यक्ति बैठ के देख सकता है अच्छा क्वालिटी में। हाँ, तो आप तो देख ही सकते हो बैठे बैठे, ठीक। आ रहा है आगे। इट वॉज अ नाइस मूवी, उसमें शेर वाला सीन है तो आप लोग सर्च कर सकते हो शेर वाला सीन। तो उसमें क्या है कि वो दौड़ के आता है और खाता है, ठीक है। तो चलिए अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं एंड इसको ऑफ करते हैं।